सबसे पहला चैप्टर हमारे पास लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस के अंदर हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, सभी की बॉडी के अंदर एक बेसिक प्रोसेस होता है जिससे हम ये कहते हैं कि ये कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग है। वो बेसिक प्रोसेस क्या है बेटा? लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस के अंदर हमारे पास कितने स्टेप होते हैं या क्या क्या चीजें होती है जो हमारे पास लाइफ प्रोसेस में आती है? सबसे पहले आता है हमारे पास लाइफ प्रोसेस में क्या बेटा? न्यूट्रिशन। क्या आता है सबसे पहले लाइफ प्रोसेस में? न्यूट्रिशन। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो हमारे पास लाइफ प्रोसेस के अंदर आता है, सेकंड नंबर पे जो हमारे पास लाइफ प्रोसेस के अंदर आता है वो आता है हमारे पास रेस्पिरेशन। ठीक है, थर्ड नंबर पे जो हमारे पास आता है वो आता है ट्रांसपोर्टेशन। फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास आता है वो आता है बेटा एक्सप्रेशन। इसमें सेकंड नंबर पे देखो एक बार ध्यान से, हमारे पास 5 लाइफ प्रोसेस हैं। ठीक है, सबसे पहला लाइफ प्रोसेस जो है वो हमारे पास है न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है बेटा? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, मतलब जो फूड लेने का जो प्रोसेस है या फूड खाने का जो भी प्रोसेस है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो क्या है? ठीक है, वो हो सकता है हमारे पास जैसे ग्रीन प्लांट्स हैं, उनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है? ऑटोट्रोपिक या हेटरोट्रोपिक? ऑटोट्रोपिक, मतलब वो अपना फूड क्या करते हैं? खुद से प्रिपेयर करते हैं। इसलिए आपको अगर जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गए बेटा, एल्गी हो गई, ये सब जो होते हैं इनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है? ऑटोट्रोपिक होता है। हम है, हमारे अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है? हेटरोट्रोपिक। ठीक है, हेटरोट्रोपिक में कौन सा? होलोजोइक। कौन सा है हेटरोट्रोपिक में? हमारे पास होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, सेकंड नंबर पे होता है हमारे पास डाइजेशन। भाई आप जो भी फूड खा रहे हो, वो फूड के अंदर जो भी चीजें हैं, ठीक है, आपने कोई भी फूड कंज्यूम किया, उस फूड के अंदर प्रोटीन है, उस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, उस फूड के अंदर फैट है, उस फूड के अंदर लिपिड्स है, जो भी चीज है वो आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रही है? डाइजेस्ट हो रही है। ठीक है, ये भी एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। और एनर्जी किसकी फॉर्म में रिलीज होती है? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया रेस्पिरेशन में। उसके बाद आ गया हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? भाई जो हमारे पास जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं। उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है बेटा? जो आप इनहेल करते हो, जब आपकी बॉडी के अंदर आप इनहेल करते हो ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन जो होती है वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। उसके लास्ट में हमारे पास सबसे लास्ट में क्या आता है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का क्या मतलब होता है बेटा? कि जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है जो आपकी बॉडी से क्या हो रहा है? रिमूव आउट हो रहा है। एक्सक्रीशन के अंदर जैसे हमारे पास अगर हम एक्सक्रीटरी गैसेस की बात करें तो हमारे पास एक्सक्रीटरी गैस कौन सी है जिसको हम एक्सहेल करते हैं? कौन सी गैस है? CO2। तो CO2 कुछ तो हम लंग्स के थ्रू क्या कर लेते हैं? एक्सहेल कर लेते हैं, और बाकी रिमेनिंग जो होती है वो हमारे पास यूरिन के थ्रू क्या हो जाती है? एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो ये हमारे पास बेसिक लाइफ प्रोसेस है जिनके बारे में आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है न्यूट्रिशन के बारे में, उसके बाद आपको पढ़ना है डाइजेशन के बारे में, उसके बाद आपको पढ़ना है रेस्पिरेशन के बारे में, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, और उसके बाद एक्सक्रीशन, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही चीजें हैं। उसके बाद ये जो हमारे पास लाइफ प्रोसेस जो है ना, इसका जो मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि लाइफ प्रोसेस जो है इसकी डेफिनेशन से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन क्या कि जैसे जो बेसिक लाइफ प्रोसेस जो होता है या बेसिक प्रोसेस जिससे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को ये कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म क्या है? लिविंग है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग में? कि भाई उस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो रहे हैं? सारे लाइफ प्रोसेस हो रहे हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म क्या है? बेसिकली लिविंग है। ठीक है, चाहे किसी भी टाइप के लाइफ प्रोसेस के अंदर ये सारे स्टेप होते हैं। ठीक है, इनमें से जो भी स्टेप हो रहे हैं तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं। नॉन लिविंग के अंदर तो ये होंगे नहीं भाई। नॉन लिविंग के अंदर ना तो रेस्पिरेशन होगा, नॉन लिविंग के अंदर ना डाइजेशन होगा, नॉन लिविंग के अंदर ना एक्सप्रेशन होगा, ना ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो ये हमारे पास आता है लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन से। अब सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम बेटा न्यूट्रिशन की। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, या
एक तरीके से हमारे पास फिनोमेना होता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि एक प्रोसेस होता है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड जो है वो मतलब बनाता है, या फूड बनाने के प्रोसेस को हम ये जैसे हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस जो होता है वो हमारे पास मतलब जो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास न्यूट्रिशन के अंदर बेसिकली दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, एक होता है बेटा ऑटोट्रोपिक और दूसरा होता है हमारे पास कौन सा बेटा, हेटेरोट्रोपिक। समझिए ध्यान से एक बार, ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक में डिफरेंस क्या है। यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये नोट कर लेना, ठीक है। अगर यहां से जो कोई क्वेश्चन बनता है वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनता है, और एमसीक्यू टाइप भी क्वेश्चन भी कैसा बनता है सुन लीजिए ध्यान से एक बार। जो हमारे पास ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, इनके अंदर जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है वो बेटा एग्जांपल से बनता है, ठीक है। आपने देखा होगा लास्ट ईयर वाले जो आपके पेपर हैं उनके अंदर आपने देखा होगा एक क्वेश्चन आया हुआ है कैस्कुटा ऑन होस्ट। ये आपके पास किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, कौन सा है कैस्कुटा ऑन होस्ट, बताना एक बार। कैस्कुटा ऑन होस्ट जो है वो आपके पास कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हेटेरोट्रोपिक। हेटेरोट्रोपिक में कौन सा, पैरासिटिक। हेटेरोट्रोपिक में कौन सा, पैरासिटिक। अगर मैं यहीं पे बात करूं कि अमरबेल जो होती है, ठीक है, वो कैसा टाइप का पैरासाइट है, एंडोपैरासाइट या एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट। भाई जो होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर प्रेजेंट है वो कौन सा है, एक्टोपैरासाइट। जो होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो कौन सा है, एंडोपैरासाइट, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। अब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा कि दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच मेक देयर ओन फूड, जो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं उन सभी के अंदर कौन सा होता है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अब जो अपना फूड खुद बनाते हैं उन कुछ ऑर्गेनिज्म के आप नाम बताइए, जैसे एक तो ग्रीन प्लांट्स हो गए, उसके अलावा बैक्टीरिया के अंदर कौन सा, एल्गी, एल्गी बैक्टीरिया बनती है, ब्लू ग्रीन एल्गी आती है बैक्टीरिया। कीमोऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं। कीमोऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया के अंदर बेटा जैसे हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, वो ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों बोल रहे हैं हम उसको, क्योंकि वो अपना फूड क्या बना रही है, खुद से बना रही है। क्या चीज होती है जैसे जिसकी वजह से वो अपना फूड खुद बनाती है, जो हमारे पास प्लांट होते हैं ग्रीन प्लांट्स, इनके अंदर एक स्पेशल पिगमेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है बेटा, जो सनलाइट होती है उसको ट्रैप करता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने वाला पिगमेंट जो होता है वो हमारे पास कौन सा होता है प्लांट में, क्लोरोफिल पिगमेंट। वही क्लोरोफिल पिगमेंट जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। कौन से बैक्टीरिया के अंदर, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो हमारे पास साइनोबैक्टीरिया के अंदर आता है। कौन से बैक्टीरिया में आता है, साइनोबैक्टीरिया के अंदर आता है हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी भी है, ठीक है। तो वो हमारे पास उनके अंदर कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है बेटा, ऑटोट्रोपिक। ये हमारे पास हो गई ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। अब बात करेंगे हम हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। वो सभी ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, उन सभी के अंदर कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है बेटा, हेटेरोट्रोपिक। अब जैसे हम हैं, हम किसके ऊपर डिपेंड है फूड के लिए, प्लांट्स पे या एनिमल्स पे। किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट्स पे या एनिमल्स पे। अब एनिमल्स जो हैं वो किसके ऊपर डिपेंड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो प्लांट्स पे डिपेंड है। तो हमारे पास मेन सोर्स जो होता है वो क्या होता है फूड का, प्लांट ही होते हैं। भाई एनिमल्स जो होते हैं, अगर जैसे बाय द वे कोई नॉन वेज कंज्यूम कर रहा है तो वो एनिमल्स को खा रहा है। एनिमल्स किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, या किसी दूसरे एनिमल पर डिपेंड है। वो दूसरा एनिमल है वो कहीं ना कहीं जाके प्लांट के ऊपर ही डिपेंड है, ठीक है। तो हमारे पास हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है उनके अंदर बेसिकली होता क्या है कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो डिपेंड होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उन सभी के अंदर होता है। अब हेटेरोट्रोपिक के अंदर हमारे पास बेसिकली मेन जो आते हैं, जो आपके 10th क्लास के अंदर है, वो है स्पोरोफिटिक, ठीक है। उसके अलावा पैरासिटिक और हमारे पास है होलोजोइक। आप ये बताइए कि पैरासिटिक और स्पोरोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या डिफरेंस है। डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर जो फीड करते हैं उनके अंदर कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, स्पोरोफिटिक। और हमारे पास पैरासिटिक कौन सा होता है, जो होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, किसके लिए, फूड के लिए। जैसा आपने देखा होगा गांव वगैरह के अंदर कभी कि अमरबेल होती है,
ठीक है, वो कोई झाड़ी वगैरह के ऊपर आपने अमरबेल देखी होगी, ठीक है, वो अमरबेल क्या होती है, उस झाड़ी वगैरह की ग्रोथ जो होती है उसको भी रोक देती है, क्योंकि वो जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो सभी न्यूट्रिशन क्या कर लेती है, उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आता है, दूसरे नंबर पे जैसे हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जैसे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, ठीक है, जो हमारे पास पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसके अंदर हमारे पास कैस्कुटा ऑन होस्ट, ठीक है, एक होस्ट प्लांट है जिसके ऊपर एक कैस्कुटा नाम का एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो होस्ट प्लांट के ऊपर या होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहता है, तो वो हमारे पास पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आता है, ठीक है। एक तीसरा जो हमारे पास आता है वो कौन सा आता है बेटा, होलोजोइक। कौन सा आता है बेटा, होलोजोइक। होलोजोइक किसके अंदर होता है, जितने भी मोस्टली मैमल्स होते हैं, ठीक है, उन सभी के अंदर कौन सा होता है, होलोजोइक होता है। हम सब क्या है, हम सब भी मैमल्स के अंदर ही आते हैं, तो हमारे अंदर भी कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बेटा, होलोजोइक, याद रहेगा, ठीक है। पैरासिटिक मतलब जो होस्ट ऑर्गेनिज्म की या तो बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर, अगर बॉडी के ऊपर है तो वो है एक्टोपैरासाइट, अगर बॉडी के अंदर है वो है कौन सा बेटा, एंडोपैरासाइट, ठीक है। स्पोरोफिटिक कौन से होते हैं, जैसे फंगस होता है, ठीक है, फंगस जो होता है वो हमारे पास किस में आता है, स्पोरोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है किसके अंदर, फंगस के अंदर। जैसे ब्रेड वगैरह के ऊपर, ठीक है, ब्रेड जो होती है उसके ऊपर आपने देखा होगा, आप ब्रेड को कुछ टाइम के लिए बाहर रख दो, उसके ऊपर जो फंगस जो होते हैं, राइजोपस फंगस जो होता है वो उसके ऊपर ग्रो कर जाता है। उसके अलावा आपने देखा होगा बारिश के सीजन में आपने जिनके अंदर गांव के अंदर मशरूम टाइप के होते हैं, वो जो सांप की छतरी वगैरह जो होती है, ठीक है, उस टाइप को हमको जो होता है उसके अंदर कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वो हमारे पास स्पोरोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही है। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो हमारे पास तीन होते हैं बेटा हेटेरोट्रोपिक में, पैरासिटिक, स्पोरोफिटिक और होलोजोइक। और भी होते हैं लेकिन ये मेन है, ठीक है। एक हमारे पास कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर हमारे पास एक स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपके सिलेबस में कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में आपने पढ़ा है, अमीबा। किसके बारे में पढ़ा है बेटा, अमीबा। तो आप समझिए एक बार ध्यान से, अमीबा क्या है, क्या अमीबा की कोई शेप है, नहीं, इरेगुलर शेप का है। कैसी शेप का है अमीबा, इरेगुलर शेप का है, मतलब अपनी शेप जो है वो कंडीशन के हिसाब से वो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। अमीबा के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो कौन सा होता है बेटा, फैगोसाइटोसिस। कौन सा होता है बेटा, फैगोसाइटोसिस। अमीबा के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो कौन सा होता है बेटा, फैगोसाइटोसिस। सबसे पहले क्या होता है बेटा, मैं यहाँ पे देखो एक अमीबा बना रहा हूँ, इधर देखिए ध्यान से भाई, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना है बेटा। मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, अमीबा बनाया है, ठीक है। ये अमीबा जो है इसके सराउंडिंग में ये क्या है, हमारे पास एक फूड पार्टिकल है, ठीक है। अमीबा अपनी बॉडी को किसके आसपास लेके जाएगा, किसी भी फूड पार्टिकल के नियर बाय लेके जाएगा। ये जो फूड पार्टिकल है ये हमारे पास है फूड पार्टिकल, देखिए ध्यान से, ये है हमारे पास अमीबा की बॉडी, ठीक है। ये इस फूड पार्टिकल के पास लेके गया अपनी बॉडी को, उसके बाद इसकी बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं सूडोपोडिया, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम सूडोपोडिया। इस सूडोपोडिया की हेल्प से ये जो सराउंडिंग के अंदर जो भी फूड है, इस फूड को क्या कर लेता है, ये इंजेस्ट कर लेता है। क्या कर लेता है, इंजेस्ट कर लेता है। अब ये इसने इंजेस्ट कर लिया, इंजेस्ट करने के बाद अब ये फूड जो है ये पहुंच गया इसकी बॉडी के अंदर। देखो ध्यान से, जैसे बाहर कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं बेटा ये अमीबा है, ठीक है, इस अमीबा के पास में ये हमारे पास फूड मटेरियल है, ठीक है। ये अपनी बॉडी को लेके आएगा नियर बाय इस फूड मटेरियल के, और ये फूड मटेरियल जो होगा वो धीरे धीरे इसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। एंटर करने के बाद जब ये फूड पार्टिकल एंटर हो गया, इस प्रोसेस को हमने क्या बोला है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन, इंजेक्शन। उसके बाद क्या होगा, इंजेक्शन के बाद एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, डाइजेशन होगा ना भाई। इंजेक्शन, आपने इंजेस्ट किया फूड को इंजेस्ट करने के बाद आप क्या हुआ फूड का, जैसे आपने इंजेस्ट किया फूड को, इंजेस्ट करने के बाद फूड क्या हो गया, डाइजेस्ट, ठीक है। डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा, फूड के अंदर जितने भी यूजफुल मटेरियल जो भी हैं वो आपकी बॉडी के अंदर क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे, मतलब इसके अमीबा की बॉडी के अंदर क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे। वही सेम प्रोसेस है, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन। जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, उसके लिए जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ से, मतलब इस फूड से जो भी मतलब इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं उनकी हेल्प से जो भी एनर्जी हमें मिलती है। और लास्ट में क्या होता है हमारे पास, इजेशन, मतलब जो वेस्ट फूड है
इसको हम क्या कर देते हैं बेटा, इजेस्ट आउट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वेस्ट फूड को हम इजेस्ट आउट कर देते हैं। उसी सेम प्रोसेस में अमीबा भी क्या होता है, वेस्ट फूड को क्या कर देता है, इजेस्ट आउट कर देता है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब दूसरे तरीके से, लेकिन अमीबा की बॉडी के अंदर जो अंदर प्रोसेस चलता है वो सेम है। ठीक है भाई, आप भी फूड जो है उसको खाते हो तो वो हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, इंजेक्शन। उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आपके अंदर वो क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेशन। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन और सबसे लास्ट में एक्सक्रीशन। ठीक है, या आप कह सकते हैं एक्सक्रीशन तो हम यूरिन वगैरह के लिए यूज करते हैं, हम इंजेक्शन बोल सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है, मतलब जो भी आपने फूड खाया उसके अंदर से जो भी वेस्ट मटेरियल है वो हमने क्या कर दिया, इजेस्ट आउट कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया, ये है हमारे पास अमीबा के अंदर। ठीक है, फैगोसाइटोसिस क्या है, फैगोसाइटोसिस इज ए प्रोसेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फैगोसाइटोसिस क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक प्रोसेस है जिसके हेल्प से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितना भी बल्क मटेरियल होता है या बल्क में कोई भी मटेरियल होता है उसको एक तरीके से अपने बॉडी के अंदर इंजेस्ट करते हैं। वो प्रोसेस कौन सा होता है हमारे पास, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो फैगोसाइटोसिस याद रखना भाई अच्छे तरीके से, मैं पहले बता देता हूं, कभी वहां पे जाके फिर ये देखो कि भाई ये फैगोसाइटोसिस कहां से आ गया। फैगोसाइटोसिस अमीबा के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो हमारे पास फैगोसाइटोसिस ही होता है। ठीक है, वैसे हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है लेकिन प्रोसेस जो होता है वो कौन सा होता है, फैगोसाइटोसिस। भाई हेटेरोट्रोपिक तो अपने आप ही हो गया, बाहर से फूड ले रहा है तो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, हेटेरोट्रोपिक। अब ये अमीबा का डायग्राम जो है ना ये कई बार कंफ्यूज कर देता है और आपके पेपर में आया हुआ भी है, पहले जब प्री बोर्ड वगैरह दिए थे आपने, ठीक है, उससे पहले भी पेपर दिए थे, उस पेपर में भी आया हुआ है या आपने सैंपल पेपर में भी देखा होगा। कई बार क्या होता है, अमीबा का डायग्राम और बाइनरी फिजन का डायग्राम, ठीक है, ये दोनों डायग्राम कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं और आपको एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर ये डायग्राम आते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर क्या, जैसे आपको पूछ लिया कि ये डायग्राम दे दिया आपको, ठीक है, कि इस डायग्राम के अंदर कौन सा क्या प्रोसेस शो कर रहा है ये डायग्राम, ठीक है, ये न्यूट्रिशन शो कर रहा है अमीबा के अंदर या बाइनरी फिजन शो कर रहा है अमीबा के अंदर या क्या प्रोसेस शो कर रहा है। अब कई बार हम क्या करते हैं, हम जल्दबाजी के अंदर हमने पढ़ा, हमने देखा अमीबा, हमारे दिमाग के अंदर एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है अमीबा के अंदर तो न्यूट्रिशन इन अमीबा हो रहा है, ठीक है, हमने ये वाला डायग्राम बना भी नहीं है, वहां पे कौन सा डायग्राम बना है, बाइनरी फिजन का डायग्राम बना है और हमने जल्दबाजी के अंदर क्या करते हैं, न्यूट्रिशन इन अमीबा कर दिया और फिर वो पूरा क्वेश्चन गलत हो गया एमसीक्यू। और बिल्कुल सिंपल सा है भाई, लास्ट के अंदर अगर जाके दो डॉटर सेल बन रही है तो हमारे पास कौन सा है, बाइनरी फिजन। अगर लास्ट में जाके आप देख रहे हो कि जो फूड पार्टिकल है वो हमारे पास इंजेस्ट हो रहा है और लास्ट में फूड पार्टिकल ही बाहर निकल रहा है तो वो कौन सा है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा का प्रोसेस क्या नाम है, फैगोसाइटोसिस। समझ में आया कि नहीं आया, ये है हमारे पास न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, यहां से कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन बेटा, ठीक है, आगे देखिए। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो आता है बेटा वो आता है हमारे पास जैसे प्लांट के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। यहां से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना बेटा, ध्यान से देखना एक बार। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो बेसिकली होता है, तो हमारे पास प्लांट के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो कौन सा होता है बेटा, ऑटोट्रोपिक। कौन सा होता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर प्रोसेस कौन सा होता है, फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस का नाम पूछ लिया जाए तो क्या आएगा बेटा, फोटोसिंथेसिस। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन की। क्या डेफिनेशन है फोटोसिंथेसिस की, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ CO2 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल। और क्या प्रोडक्ट बनता है हमारे पास फोटोसिंथेसिस में, ग्लूकोज C6H12O6, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। तो हम सबसे पहले तो याद करेंगे फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन। डेफिनेशन हमारे पास क्लियर हो गई। अब डेफिनेशन के साथ साथ हमारे पास रॉ मटेरियल भी क्लियर हो गए, ठीक है भाई। रॉ मटेरियल वही सारी चीज जो हमने डेफिनेशन के अंदर अभी पढ़ी है। क्या रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, CO2, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये हमारे पास बेसिकली रिक्वायरमेंट है किसकी, फोटोसिंथेसिस की। तो ये हमारे पास क्या हो गए, रॉ मटेरियल। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट आर द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। जैसे आपको अगर फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन आएगा ना तो आपको क्या पूछेगा, जैसे आपको क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस। अब 2 नंबर में क्वेश्चन की बात कर रहा हूं या 3 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस। या आपको क्वेश्चन आ सकता है नेम द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड।
एंड व्हाट आर द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस एंड व्हाट आर द इवेंट्स ऑफ दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के इवेंट बताइए, 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो रॉ मटेरियल बताइए और इस प्रोसेस का नाम बताइए। एक एक नंबर में बटे हुए हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन प्रोसेस का नाम, आपने बताया कि ग्रीन प्लांट जो होते हैं अपना फूड बनाते हैं, प्रोसेस होता है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। आपको बताना है रॉ मटेरियल कौन कौन से यूज होते हैं फोटोसिंथेसिस में। रॉ मटेरियल के अंदर आप बता दीजिए बेटा, CO2 है, उसके अलावा हमारे पास क्या है, CO2 है, CO2 के अलावा क्या है, वाटर है, वाटर के अलावा क्या है, सनलाइट है, और सनलाइट के अलावा क्या है बेटा, क्लोरोफिल। क्या है सनलाइट के अलावा, क्लोरोफिल। ये हमारे पास रॉ मटेरियल है। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है इवेंट्स। इवेंट्स क्या क्या है भाई, फोटोसिंथेसिस के क्या क्या इवेंट है। सबसे पहले क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। सेकंड नंबर पे कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। अब सबसे पहला इवेंट हो गया हमारे पास एब्जॉर्प्शन, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन हो गया। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास प्रोसेस जो है वो है हमारे पास कन्वर्जन। किसका कन्वर्जन बेटा, सोलर एनर्जी का, किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। अब ये केमिकल एनर्जी क्या है बताइए, ये केमिकल एनर्जी है क्या, जिसको हम लिख रहे हैं ना एब्जॉर्प्शन ऑफ द सनलाइट बाय क्लोरोफिल। सेकंड नंबर पे हम लिख रहे हैं कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी है क्या चीज, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन पढ़े हैं, उसके अंदर एक प्रोडक्ट बनता है लाइट रिएक्शन में, क्या बनता है, ATP और NADPH। तो ये केमिकल एनर्जी जो है ना, ये क्या है बेटा, ATP और NADPH, ये है ये केमिकल एनर्जी। आगे बात समझ में, सबसे पहले क्या हुआ, सनलाइट एब्जॉर्ब हुई, सोलर एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हुई किसमें, केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी हमारे पास क्या है, ATP और NADPH। ये हमारे पास क्या है बेटा, केमिकल एनर्जी। तीसरे नंबर पे क्या होगा, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। CO2 जो है वो किसमें रिड्यूस हो गई, कार्बोहाइड्रेट में। और फोर्थ नंबर पे क्या है हमारे पास बेटा, स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू ऑक्सीजन। हमारे पास चौथे नंबर पे क्या है बेटा, H2O जो है वो स्प्लिट हुआ है किसके अंदर बेटा, ऑक्सीजन के अंदर। किसके अंदर स्प्लिट हुआ है, ऑक्सीजन के अंदर। तो ये 4 इवेंट हैं। अब इन चारों इवेंट से आपने क्या देखा, देखिए ध्यान से एक बार, आपके पास एक ओवरऑल इक्वेशन आती है किसकी, फोटोसिंथेसिस की। ओवरऑल इक्वेशन बताइए भाई फोटोसिंथेसिस की क्या होगी, 6CO2 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल। ठीक है, क्या बना, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। अब देखिए ध्यान से एक बार, यहां पे हमारे पास ये सारे प्रोसेस हो गए, तो इन सारे प्रोसेस के लिए हम जो ओवरऑल इक्वेशन लिखते हैं वो हमारे पास ये है, 6CO2 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमारे पास पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ग्लूकोज। क्या बन रहा है बेटा, ग्लूकोज। उसके अलावा क्या निकल रही है, ऑक्सीजन निकल रही है। और जो वाटर इवोपरेट आउट हो रहा है, ये एक तरीके के वेस्ट प्रोसेस है, मतलब ये वेस्ट वाटर है, इसकी कोई मतलब इस तरीके से हम यूज नहीं कर सकते इसको। ठीक है, वाटर वेपर्स की फॉर्म में या किसी की फॉर्म में ये हमारे पास इवोपरेट आउट हो रहा है। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास ये हो गया कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। तीसरा है CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। इसमें कार्बोहाइड्रेट क्या है भाई, C6H12O6, मतलब CO2 जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गई, इसमें। और फोर्थ नंबर पे क्या है हमारे पास, H2O जो है वो स्प्लिट हो गया किसके अंदर, ऑक्सीजन के अंदर। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो आपके कंपटीशन पेपर के अंदर भी आया हुआ है, ठीक है, या आप कभी देने जाओगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 11th क्लास की बायो के अंदर भी है ही। ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पे वाटर न लेता, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स जो है इसकी जगह कोई दूसरी कोई भी चीज ले लेता, ठीक है, वाटर को न लेके अगर हमें यहाँ पे कोई और दूसरी चीज की मतलब कोई भी कंपाउंड ले लेते या कोई भी मटेरियल ऐसा यूज कर लेता है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में, तो क्या मेरे पास ऑक्सीजन बनती, नहीं बनती ना। अगर यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट, जब आप 11th क्लास के अंदर जाओगे ना, तो ये एक्सपेरिमेंट हुए हैं, ठीक है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट, मतलब जो साइंटिस्ट जो है उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया है। अब उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या लिया, यहाँ पे H2O की जगह H2S ले लिया, ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने ये सेम प्रोसेस यही रखा,
प्रोसेस यही रखने के बाद यहाँ पे ये ग्लूकोज भी बन गया, लेकिन यहाँ पे ये क्या नहीं बनी, ऑक्सीजन नहीं बनी। तो इससे ये प्रूव हो गया कि हमारे पास, हम ये कहते हैं ना कि भाई प्लांट हमसे CO2 लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो CO2 को कन्वर्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन में। वो क्या कर रहे हैं, CO2 से तो वो बना रहे हैं अपना फूड, और प्लांट जो वाटर जो है उसको स्प्लिट कर रहे हैं किसके अंदर, ऑक्सीजन के अंदर। ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो हमेशा किससे बनते हैं, CO2 से, और ऑक्सीजन जो है वो हमेशा किससे बनती है बेटा, H2O से, ठीक है। ये तो हो गए हमारे पास इतने। अब हम बात करेंगे किसके बेटा, कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस के कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं, बताओ। सबसे पहले टेम्परेचर, उसके अलावा क्लोरोफिल की अमाउंट, ठीक है, उसके अलावा नंबर ऑफ लीफ। भाई ये चीज आप खुद भी दिमाग लगा सकते हो, अगर लीफ ज्यादा होगी किसी प्लांट में तो फोटोसिंथेसिस का रेट हाई मिलेगा, लीफ कम होगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट क्या मिलेगा, कम मिलेगा। चौथे नंबर पे वाटर की अवेलेबिलिटी, ठीक है। पांचवें नंबर पे लाइट की अवेलेबिलिटी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मेन फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस के रेट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस का रेट या तो इंक्रीज हो रहा है बेटा, फोटोसिंथेसिस का रेट या क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब जैसे एक क्वेश्चन दे रखा था अभी कुछ सैंपल पेपर के अंदर, आपने पढ़ा भी होगा शायद, ठीक है। एक सैंपल पेपर के अंदर एक क्वेश्चन दे रखा था कि फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो हमने क्या कर दिया, हमने सनलाइट जो है वो बियॉन्ड द लिमिट बढ़ा दी, मतलब जितनी लिमिट है सनलाइट की उससे ज्यादा हमने सनलाइट अवेलेबल करवा दी किसको, प्लांट को। तो क्या फोटोसिंथेसिस का रेट ऑप्टिमम लिमिट से ज्यादा अगर हम सनलाइट प्रोवाइड कराएंगे तो बढ़ेगा। भाई एक हमारे पास ऑप्टिमम लिमिट होती है, ऑप्टिमम लिमिट मतलब जितनी रिक्वायरमेंट तक अगर प्लांट को अगर सनलाइट अवेलेबल करवाई गई तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा करवाई गई तो वहां पे इफेक्ट लग जाता है, रेड ड्रॉप इफेक्ट, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट वापस से क्या होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। मतलब मैं यहाँ पे आपको क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपने प्लांट को 100 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया तो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा हो जाएगा, कभी नहीं होगा। वहां पे रेड ड्रॉप इफेक्ट लग जाएगा और फोटोसिंथेसिस का रेट ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो हमारे पास डिफाइन करता है एक ऑप्टिमम लिमिट को। अगर उस ऑप्टिमम लिमिट तक अगर हम वाटर बढ़ाएंगे अवेलेबल वाटर पे तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा। तो आप सिंपल 10th क्लास के अंदर इतना याद रखना कि ये सारे फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर बेटा, CO2, वाटर, टेम्परेचर, ये हमारे पास कुछ फैक्टर ऐसे हैं। उसके अलावा क्लोरोफिल की अमाउंट, उसके अलावा हमारे पास नंबर ऑफ लीफ, साइज ऑफ लीफ। अब मैं आपको साइज ऑफ लीफ के बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको। बेटा आपके पास कोई एक प्लांट है जिसकी लीफ का साइज बड़ा है, फॉर एग्जांपल हम बरगद के पौधे की बात कर लेते हैं, ठीक है, बनियन ट्री की, ठीक है। उसके अलावा हम एक बात कर लेते हैं अशोका के पौधे की, ठीक है। उसका प्लांट का लीफ का जो साइज होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। और बरगद के पौधे की जो लीफ जो होती है उसके जो लीफ का साइज जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास बड़ा होता है। तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस किस में होगा, अशोका में होगा। कौन कह रहे हैं, बरगद में होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर लीफ का जो साइज जो है वो क्या है, ज्यादा बड़ा है, और लीफ के अंदर क्लोरोफिल की अमाउंट भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो जो लीफ का साइज होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। दूसरा मैंने आपको बताया था बेटा कि हमारे पास लीफ के नंबर, अगर किसी प्लांट के अंदर लीफ के नंबर कम है तो वहां पे फोटोसिंथेसिस का रेट ऑटोमेटिकली कम होगा। अगर किसी प्लांट के अंदर लीफ के नंबर ज्यादा है तो वहां पे फोटोसिंथेसिस का रेट ऑटोमेटिकली क्या होगा, ज्यादा होगा। अब यहां से तो ये सारी चीजें क्लियर होगी। अच्छा, लीफ के अंदर कौन से सेल होते हैं जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, मेसोफिल सेल, ठीक है। अब आपने क्रॉस सेक्शन पढ़ा होगा लीफ का, उस क्रॉस सेक्शन के अंदर हमारे पास दो टाइप के मेसोफिल हैं, एक है स्पोंगी मेसोफिल और एक है पैलिसेड मेसोफिल, ठीक है। तो आपके पास ये बताइए आप, पैलिसेड मेसोफिल के अंदर ज्यादा अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट होता है, स्पोंगी मेसोफिल सबसे ज्यादा किसमें होता है, आपने पढ़े होंगे ना भाई। जैसे कि हमारे पास एपिडर्मिस हो गया, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे इस तरीके से आपके पास कौन से होते हैं, ये पैलिसेड होते हैं, स्पोंगी होते हैं, बताइए। पैलिसेड, इन पैलिसेड के अंदर क्या होता है, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल जो होता है या मेसोफिल सेल्स जो होते हैं वो इनके अंदर ज्यादा होते हैं। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किसमें होगा, पैलिसेड मेसोफिल में, क्योंकि स्पोंगी मेसोफिल जो होते हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का रेट उतना ज्यादा नहीं होता। तो ये डायग्राम जो आपको बताया हुआ है, ठीक है, ये डायग्राम भी आपको अच्छे से करके जाना है।
ठीक है, इस डायग्राम की कई बार लेबलिंग से क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है लेबलिंग से, किसकी, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ के जो डायग्राम है उसकी लेबलिंग से। अब मैं बात कर लेता हूं बेटा, एक क्वेश्चन आपको हर बार इसके अंदर से एक्सपेरिमेंट बेस्ड मिला है। अब ये चैप्टर हमारे पास 10 से और 11 नंबर में आ रहा है, तो सीधी सी बात है एक क्वेश्चन आपको एक्सपेरिमेंट का मिलेगा। अब एक्सपेरिमेंट आप सबने तो किए नहीं भाई एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जो आप एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चन करोगे तो आपको पता तो होना चाहिए ना भाई एक्सपेरिमेंट क्या है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट क्या क्या है। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है, उस क्वेश्चन को समझना एक बार, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी प्रूव दैट photosynthesis take place in green parts of plant। इस एक्सपेरिमेंट को आप कैसे प्रूव करोगे बताइए। आप एक एक्सपेरिमेंट के हेल्प से ये प्रूव कीजिए कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो हमारे पास ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट के अंदर होता है। कैसे प्रूव करोगे भाई इस एक्सपेरिमेंट को बताइए भाई, इधर बताओ कैसे प्रूव करोगे आप इस क्वेश्चन को। भाई ये सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में, आप कैसे प्रूव करोगे। ग्रीन प्लांट को डार्क रूम में रखेंगे 2 to 3 days, फिर उसके बाद हम उसमें आयोडीन टेस्ट करेंगे लीफ में, और जहाँ पे ग्रीन प्लांट होगा वहाँ पे ग्रीन पार्ट होगा, वहाँ पे तो फोटोसिंथेसिस होगा, तो स्टार्च की अमाउंट होगी वहाँ पे, तो आयोडीन का कलर चेंज हो जाएगा वहाँ पे। आयोडीन का कलर चेंज हो गया, लीफ का कलर चेंज हो गया, लीफ का कलर चेंज हो गया, हाँ, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ है ग्रीन पार्ट में। ग्रीन पार्ट को हम पहले सबसे पहले कहाँ पे रखेंगे, डार्क रूम में रखेंगे। डार्क रूम में तो सनलाइट भी नहीं है, वहां पे फोटोसिंथेसिस कैसे होगा। सनलाइट में रख दिया आपने, आपने कुछ चेंज किया उस प्लांट के अंदर। ये आप बता रहे हो ना ये एक्सपेरिमेंट किसके लिए है। यहां पे अगर मैं लिखता ना कि फोटोसिंथेसिस प्रूव दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, उसके लिए एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही है। आपने सबसे पहले क्या लिया, एक ग्रीन प्लांट लिया, ठीक है, उस ग्रीन प्लांट को पहले आपने बाहर से उठा के किस में रखा, जैसे अंदर किसी भी रूम में रख दिया, डार्क रूम में जहां पे सनलाइट की अवेलेबिलिटी बिल्कुल जीरो है, ठीक है। या आपने किसी ऐसे विंडो के पास रख दिया जिसके अंदर आपने क्या कर लिया कि प्लांट के कुछ पार्ट जो है उनको विंडो से बाहर कर दिया जिनके ऊपर सनलाइट गिर रही है, और प्लांट के आधे पार्ट को या कुछ लीफ को आपने क्या कर दिया अंदर डार्क में कर दिया। डार्क में करने के बाद क्या किया आपने, उस प्लांट को रख दिया कितने घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए, या आप कह सकते हो 48 आवर्स के लिए, या 12 आवर्स के लिए भी आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या देखा, उस प्लांट को आपने 2 लीफ प्लग की उस प्लांट की, एक जो बाहर विंडो के बाहर पोर्शन है जिसके ऊपर सनलाइट गिर रही है वो वाली, और एक अंदर की लीफ, ठीक है। दोनों लीफ को आपने प्लग किया, आपने प्लग करके उनको किस में डाला, आयोडीन सॉल्यूशन में डाला। आयोडीन सॉल्यूशन में जब आप डालोगे तो एक लीफ होगी जिसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा। कौन सी लीफ होगी, डार्क वाली या लाइट वाली, डार्क वाली, लाइट वाली। क्यों होगी लाइट वाली, क्योंकि लाइट वाली के अंदर क्या हो रहा है, वहां पे स्टार्च की फॉर्मेशन हो रही है, और स्टार्च जो होता है उसको जब भी हम आयोडीन के साथ मिक्स करते हैं तो वो हमारे पास कैसा कलर प्रोवाइड करता है, ब्लू ब्लैक कलर, ठीक है। ये आपने एक्सपेरिमेंट बताया है किसके लिए, कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। मैं आपको पूछ रहा हूं कि सनलाइट प्रूव एक्सपेरिमेंट से प्रूव कीजिए कि ग्रीन पार्ट्स में ही होती है। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिससे आप ये प्रूव कर पाओगे। सनलाइट का आपने प्रूव करके बता दिया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है सनलाइट वाले में। बता भाई अस्मित, और कोई भाई। मनी प्लांट का सर जो येलो पॉट होता है वो तो वेरीगेटेड लीफ का होता है, वो भी एक मतलब क्वेश्चन है, लेकिन मनी प्लांट वगैरह जो होते हैं वो तो हमारे पास शेडेड एरिया के अंदर भी वो कर लेते हैं, ठीक है। मतलब वो तो जैसे मनी प्लांट वगैरह हो गए तो उनको तो डायरेक्ट सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है भाई। वो तो शेडेड एरिया के अंदर भी मतलब थोड़ा बहुत भी अगर लाइट पड़ रही है तो उससे वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। तो ये तो हमारे पास, अगर आप ये बता रहे हो तो ये हमारे पास हो गया वेरीगेटेड लीफ का। वेरीगेटेड लीफ क्या होती है बेटा, देखिए ध्यान से, वेरीगेटेड लीफ क्या होती है, जैसे हमारे पास एक लीफ है, इधर भाई क्या नाम
तो इधर देंगे, ठीक है। अभी से हाल है तो तेरा बाद में क्या होगा फिर? देखो बेटा, अब जैसे ये लीफ, ये हमारे पास एक लीफ है, वेरीगेटेड लीफ। इस लीफ का ये वाला पार्ट जो हमारे पास येलो है और ये वाला पार्ट हमारे पास क्या है? ग्रीन है, ठीक है। हमने इस लीफ को प्लग किया और प्लग करके इस लीफ को किसके अंदर? आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर डाला। तो आप देखोगे कि जो ग्रीन वाला पार्ट होगा इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? ब्लू ब्लैक कलर। और जो हमारे पास ये वाला पार्ट है इसका कलर चेंज नहीं होगा। ये कैसा रहेगा? मतलब जैसा एज इट इज, जैसे येलो कलर का है तो येलो कलर का ही रहेगा। ये तो हो गया वेरीगेटेड लीफ का। अब अगर कोई एक प्लांट है वो बाहर है तो उसको आप कैसे प्रूव करोगे? आपने क्या करना है? सबसे पहले देखिए, आपने एक प्लांट लेना है, उस प्लांट के आपने लीफ जो है उसको कवर करने आया है किससे? एल्युमिनियम फॉइल से। किससे कवर कर देना है? एल्युमिनियम फॉइल से। कितने पार्ट को? जैसे कि आप लीफ ले रहे हो, कोई भी प्लांट है, इसकी प्लांट को, इस लीफ को आपने क्या कर दिया? एल्युमिनियम फॉइल से क्या कर दिया बेटा? कवर कर दिया। कवर करने के बाद आपने इन दोनों पोर्शन को, ये ग्रीन पार्ट है, ये ग्रीन पार्ट है, ये भी था तो ये भी ग्रीन पार्ट, लेकिन आपने इसको अब क्या कर दिया? कवर कर दिया। कवर करने के बाद आपने उस प्लांट को छोड़ दिया, ठीक है। उसके ऊपर सनलाइट पड़ती रही, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ टाइम बाद, मतलब आप कह सकते हो 12 घंटे या 24 घंटे के बाद, ठीक है, 12 घंटे के बाद ही आपने प्रूव करके देख लेना है। तो 12 घंटे के बाद आपने इस लीफ को क्या करना है? प्लग करना है। और प्लग करके इस लीफ को जब आप डिप करोगे किसके अंदर बेटा? आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर, तो जो पार्ट आपने कवर किया था किससे? एल्युमिनियम फॉइल से, इस पार्ट का कलर चेंज नहीं होगा। जो पार्ट आपने डिप नहीं किया था इस पार्ट का कलर क्या हो जाएगा? मतलब जो पार्ट आपने कवर नहीं किया था इस पार्ट का कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये प्रूव करता है कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस जो होता है वो ग्रीन पार्ट्स ऑफ लीफ के अंदर होता है, उसके अलावा ग्रीन पार्ट्स ऑफ लीफ के अलावा नहीं होता, ठीक है। आई कि नहीं आई बात समझ में? ये वेरीगेटेड लीफ वाला भी एक्सपेरिमेंट ठीक है। ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है ना वेरीगेटेड लीफ वाला, ये भी बिल्कुल सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। आपने एक लीफ ली, सबसे पहले हम क्या लेंगे? एक प्लांट लेंगे, उस प्लांट के अंदर से हम एक लीफ लेंगे, जो कौन कैसे लीफ लेंगे? वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीफ मतलब जिस लीफ के अंदर येलो स्पॉट भी हो, ग्रीन स्पॉट भी हो। आपने उस लीफ को प्लग किया। प्लग करने के बाद आपने स्टार्च की प्रेजेंस चेक करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं बेटा? आयोडीन सॉल्यूशन। विच सॉल्यूशन इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। स्टार्च की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए हम कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं? आयोडीन सॉल्यूशन। आपने डिप किया आयोडीन सॉल्यूशन में, बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद आपने देखा लीफ का जो कलर है ग्रीन पार्ट वो तो चेंज हो गया, जो नॉन ग्रीन पार्ट है वो चेंज नहीं हुआ। उससे भी ये प्रूव हो गया कि हमारे पास क्या होता है? फोटोसिंथेसिस जो होता है वो ग्रीन पार्ट्स के अंदर होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये लिख लो, ये क्वेश्चन जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर ऐसे ही नहीं करवा रहे, ये चैप्टर के मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये क्वेश्चन तुम पूरा लिखो, कम से कम ये तो याद रहेगा कि हाँ भाई उस क्लास के अंदर ये चीजें बताई थी। क्या पता कोई क्वेश्चन आ जाए वहां पे डायरेक्ट, फिर बैठे अपने आराम से ऐसे बैठे जैसे यहाँ पे बारात में आए हो। सब मिटा दिया आपने, हम लिखने नहीं दिया यार। तो तुम्हारे एक दिन रहता है, दूसरे दिन तुम भूल जाते हो सारी चीजें। अब एक जो सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है वो फोटोसिंथेसिस से। अब की बारी मान के चलना फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन मिलेगा 4 नंबर के अंदर, 3 नंबर के अंदर, मतलब चाहे एमसीक्यू मिल जाए 1 नंबर में, 3 नंबर में आपको क्वेश्चन मिल जाए फोटोसिंथेसिस गारंटीड। अब की बार क्वेश्चन आएगा, ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब भी अगर तुम फोटोसिंथेसिस नहीं करके जाते हो तो तुम्हारे बड़ा मूर्ख आदमी कोई नहीं है, ठीक है। अब देखो एक बार ध्यान से, अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है बेटा वो आता है हमारे पास फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए ध्यान से एक बार बेटा, हमारे पास 2 फेज होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर, ठीक है। कौन कौन सी फेज होती है बेटा? डार्क फेज और लाइट फेज। कौन कौन सी फेज होती है? डार्क फेज और लाइट फेज। अब बात कर लेते हैं हम डार्क की, और इधर बात कर लेते हैं हम किसकी? लाइट की। अब क्या डिफरेंस है डार्क फेज और लाइट फेज में? बताओ भाई, डार्क फेज और लाइट फेज में क्या डिफरेंस है? डार्क फेज कब होगा? एब्सेंस ऑफ सनलाइट में। लाइट फेज कब होगा बेटा? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में। अब डार्क फेज मतलब कि जब सनलाइट नहीं है तो डार्क फेज चल रहा है, जब सनलाइट है तो हमारे पास कौन सा फेज चल रहा है? लाइट फेज चल रहा है। सेकंड नंबर पे डार्क फेज जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट में होता है?
स्ट्रोमा में। कहां पे होता है? स्ट्रोमा में। लाइट फेज जो होता है क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट में होता है? ग्रेना में। किस में होता है? ग्रेना में। और ग्रेना के अंदर भी किसमें? थाइलेकोइड में। किस में होता है? थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। तो ये हमारे पास ग्रेना के अंदर थाइलेकोइड है। तो सबसे पहले हमने लिखा डार्क रिएक्शन, एब्सेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की एब्सेंस में। ये हमारे पास प्रेजेंस में, ये हमारे पास किसके अंदर बेटा? स्ट्रोमा में। ये हमारे पास किसके अंदर? ग्रेना में। ठीक है। उसके अलावा ये हमारे पास डार्क रिएक्शन होता है, इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट वो बनते हैं? ये हमारे पास यूज करता है, यूज प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको यूज करता है। और लाइट रिएक्शन के क्या प्रोडक्ट है बेटा? एटीपी एंड एनएटीपी। ठीक है। ये हमारे पास दो प्रोडक्ट है किसके? लाइट रिएक्शन के, जिनको यूज करता है डार्क रिएक्शन के अंदर। ठीक है। डार्क रिएक्शन जब भी होता है तो लाइट रिएक्शन के जो भी प्रोडक्ट होते हैं एज ए एनर्जी सोर्स हमारे पास यूज होते हैं। ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पे ये बेसिकली हमारे पास ये है, इसके अंदर क्या होता है बेटा? इसके अंदर तो क्लोरोफिल यूज होती है लाइट रिएक्शन में। इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो यूज होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो हमारे पास दो फेज है फोटोसिंथेसिस में। अब ऐसा मत समझना कि भाई नाइट के टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है। नाइट के टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन नाइट के टाइम में सनलाइट की तो अवेलेबिलिटी होती नहीं है। तो सनलाइट की अवेलेबिलिटी नहीं होती तो प्लांट जो होता है वो एनर्जी का सोर्स किसको यूज करेगा? यही हो गए जो सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए क्या होंगे? यूज होंगे प्लांट के अंदर। तो ये हमारे पास याद रखना बेटा, डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट? स्ट्रोमा। लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट? ग्रेना। और ग्रेना में भी अगर पूछ ले तो थाइलेकोइड। देखो थाइलेकोइड इस तरीके से होते हैं। ठीक है। जो थाइलेकोइड के पूरे स्टाक्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। तो अगर हम एक को बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे बेटा? थाइलेकोइड बोलेंगे। ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। आई कि नहीं आई बात समझ में? इससे बाहर फोटोसिंथेसिस से आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला। ये आपको फोटोसिंथेसिस के सारे क्वेश्चन बता दिए। फोटोसिंथेसिस के अंदर एक तो इक्वेशन अच्छे से याद कर लेना। इक्वेशन याद कर लोगे, रॉ मटेरियल याद हो गए। ठीक है। दो क्वेश्चन तो सीधे सीधे याद हो गए। रॉ मटेरियल के साथ साथ इक्वेशन के हिसाब से आपको क्या याद हो गया बेटा? आपको डेफिनेशन याद हो गई। एक इक्वेशन ही है जिससे आप तीन चीज याद कर सकते हो। इक्वेशन याद हो गई, डेफिनेशन याद हो गई, रॉ मटेरियल याद हो गए। फैक्टर्स जो है उनके अंदर दो तीन फैक्टर आप याद कर लो, दो तीन उसके अंदर है ही इक्वेशन में। बाकी आपके पास दो फेज है, फेज याद कर लो। एक डार्क फेज होती है बेटा, एक लाइट फेज होती है। डार्क फेज के अंदर ये होते हैं, लाइट फेज में ये होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है, उसको अच्छे से कर लेना एक बार डायग्राम को। ठीक है। अब की बार सीबीएसई के अंदर एक डायग्राम भी आएगा, और डायग्राम पहले चैप्टर में से आएगा जहां तक पॉसिबिलिटी है। ठीक है। एक डायग्राम अब जैसे देने लगे डायग्राम, अभी लास्ट ईयर भी दिया था डायग्राम। ठीक है। अब डायग्राम आने लगे क्वेश्चन पेपर में, तो डायग्राम एक कोई भी डायग्राम जो है वो आपका आएगा। तो डायग्राम पहले चैप्टर में सबसे ज्यादा डायग्राम है, उसके बाद तो डायग्राम इतने ज्यादा है नहीं। ठीक है। पहले चैप्टर में है तो पहले चैप्टर के डायग्राम अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद देखिए बेटा, फोटोसिंथेसिस से अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में हो, आपको नहीं आया हो समझ में, तो पूछ लीजिए बेटा। कोई भी क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस से जो आपको समझ में नहीं आया हो। डेजर्ट प्लांट होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस कैसे? डेजर्ट प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है ना बेटा, उसके अंदर देखिए जो डेजर्ट प्लांट है, जैसे हमारे पास कैक्टस है, ये हमारे पास क्या है? डेजर्ट प्लांट है। ठीक है। तो डेजर्ट प्लांट जो होते हैं इनके अंदर क्या होता है? डेजर्ट में जो प्लांट है उनके अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। तो इनके स्टोमेटा क्या होते हैं? नाइट में ओपन होते हैं। कब ओपन होते हैं? नाइट में। तो नाइट में जब ये ओपन होते हैं तो ये CO2 को क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। किसको स्टोर कर लेते हैं? CO2 को स्टोर कर लेते हैं। किसकी फॉर्म में? मैलिक एसिड की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में बेटा? मैलिक एसिड की फॉर्म में CO2 को स्टोर कर लेते हैं। और डे टाइम में इनके स्टोमेटा तो रहते हैं क्लोज, और सनलाइट होती है डे टाइम में। अब क्या क्या चाहिए देखो, अब ध्यान से, इधर बिल्कुल ध्यान से देखना एक बार। हमें क्या चाहिए? CO2। उसके अलावा हमें क्या चाहिए? वाटर चाहिए। और क्या चाहिए हमारे पास? सनलाइट चाहिए। और हमारे पास क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। अब देखो ध्यान से, वाटर प्लांट के पास पहले से प्रेजेंट है क्योंकि रूट से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सनलाइट जो है वो डे टाइम में प्रेजेंट है। उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करने वाला पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल पिगमेंट। अब बच गई क्या हमारे पास? CO2।
अब CO2 को अगर लेने के लिए प्लांट ने डे टाइम में स्टोमेटा ओपन कर दिया तो वाटर का लॉस हो जाएगा। तो प्लांट क्या करते हैं, डेजर्ट प्लांट जो रेगिस्तान में होते हैं जो प्लांट, वो हमारे पास या जहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है वो नाइट टाइम में अपने स्टोमेटा को ओपन करेंगे, स्टोमेटा को ओपन करके CO2 को स्टोर कर लेते हैं। और वो CO2 किसकी फॉर्म में स्टोर होती है, मैलिक एसिड की फॉर्म में। और ये मैलिक एसिड जो होती है ये डे टाइम के अंदर जब सनलाइट की प्रेजेंस होती है क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, और हमारे पास वाटर की अवेलेबिलिटी होती है और मैलिक एसिड की अवेलेबिलिटी होती है जो CO2 है एक तरीके से, और ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है क्या, C6H12O6। समझ में आया कि नहीं आया? ये हमारे पास है फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट के अंदर इस तरीके से फोटोसिंथेसिस होता है। हो गया बेटा? बताओ भाई और कोई क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस से? इधर भाई आशीष है कोई क्वेश्चन? देखो ध्यान से एक बार। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो आता है बेटा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। हमने पढ़ा न्यूट्रिशन इन अमीबा, हमने पढ़ लिया न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हमारे पास आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? सबसे पहले तो ये ध्यान होना चाहिए होलोजोइक, ठीक है। बेसिक सी चीजें मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ भाई। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक। प्रोसेस जो होता है वो हमारे पास ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है बेटा, वही 5 प्रोसेस। सबसे पहले इंजेक्शन, सेकंड नंबर पे डाइजेशन, थर्ड नंबर पे हमारे पास एब्जॉर्प्शन, फोर्थ नंबर पे एसिमिलेशन और फिफ्थ नंबर पे हमारे पास इंजेक्शन। ये 5 प्रोसेस होते हैं। इंजेक्शन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन, डाइजेशन द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिंग द इंजेस्टेड फूड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल एंजाइम्स की हेल्प से। एब्जॉर्प्शन जो होता है वो हमारे पास मोस्टली कौन से पार्ट में होता है एलिमेंट्री कैनाल की? एब्जॉर्प्शन बताइए भाई। स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां पे होता है एब्जॉर्प्शन? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन पे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, क्या बोलते हैं उनको? बेली। विलाई और माइक्रोविलाई जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो क्या करते हैं बेटा, किसी भी एंजाइम के एक्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं और एब्जॉर्प्शन के लिए भी सरफेस एरिया को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। वो हमारे पास क्या किसका एक्शन है? विलाई और माइक्रोविलाई का। समझ में आया कि नहीं आया? सेकंड नंबर पे हमारा एलिमेंट्री कैनाल कहां से स्टार्ट हो रहा है? माउथ से। एंड कहां पे हो रहा है? एनस में एंड हो रहा है, ठीक है। अब सेकंड उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास जब आप फूड इंजेस्ट करते हो उस प्रोसेस को इंजेक्शन बोलते हैं। वो फूड आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एंटर कर गया, एंटर करने के बाद वो फूड आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है, उस प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और उस डाइजेस्टेड फूड के अंदर से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, उनको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उससे हम मतलब जो भी एनर्जी वगैरह जो लेते हैं, मतलब या जो भी एनर्जी यूज करते हैं, ठीक है, वो हमारे पास एसिमिलेशन होता है। और सबसे लास्ट में हमारे पास इजेशन, जिसके अंदर वेस्ट फूड को हम क्या कर देते हैं? इजेस्ट आउट कर देते हैं। अब देखो जैसे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सबसे पहले आता है हमारे पास माउथ। माउथ के अंदर हमारे पास जैसे अंदर की तरफ ओरल कैविटी, बकल कैविटी, ये हमारे पास होती है। डेंटल फॉर्मूला क्या है? इन्फेंट का और अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला क्या है? बता भाई नक्शे। डेंटल फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा है। डेंटल फॉर्मूला इन्फेंट का क्या होता है? डेंटल फॉर्मूला 21-23 और अडल्ट का 21-23 और इन्फेंट का क्या होता है? मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट जो होते हैं, उनका क्या होता है? 21-03 और उनका क्या होता है बेटा? 21-23, ठीक है। अब देखो एक बार ध्यान से, जो हमारे पास सबसे पहले आता है डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला जो अडल्ट के लिए होता है वो होता है 21-23 और जो हमारे पास इन्फेंट के लिए जो होता है वो होता है
2103। ठीक है, ये हमारे पास होता है इन्फेंट के लिए, और ये हमारे पास ऊपर वाला जो है ये हमारे पास किसके लिए होता है, अडल्ट के लिए। एमसीक्यू क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल से याद करके चले जाना भाई। डेंटल फॉर्मूला तो याद करके जा सकते हो, या ये भी याद करवाना पड़ेगा अलग से, लिख के लेके जाओगे पर्ची बना के, ये वैसे ही हो जाएगा याद ही। ठीक है, डेंटल फॉर्मूला को अच्छे से याद करके जाना। ठीक है, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा डेंटल फॉर्मूला, इसके अलावा कोई क्वेश्चन में डेंटल फॉर्मूला पूछा नहीं जाएगा। अच्छा, एक चीज और बताइए। ठीक है, डेंटल फॉर्मूला की हमने बात कर ली, इसके बाद हमारे पास एक चीज और आती है। ठीक है, वो है हमारे पास कि हमारी बक्कल कैविटी के अंदर कुछ स्पेशल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं या कुछ स्पेशल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले ये बताइए ग्लैंड होते क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लैंड, बताइए भाई। एंजाइम स्टोर होते हैं, सीक्रेट करते हैं, सीक्रेट करते हैं, बताइए भाई। ग्लैंड्स क्या होते हैं बेटा, हमारी बॉडी का कोई भी सेल, हमारी बॉडी का कोई भी टिश्यू, हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन अगर कोई भी केमिकल सीक्रेट कर रहा है जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में हेल्प कर रहे हैं, तो वो हमारे पास सब क्या होते हैं, ग्लैंड होते हैं। अब ऐसा मत सोचना कि ग्लैंड हमेशा वही होते हैं या कोई ऑर्गन कोई हम ग्लैंड बोलते हैं। जैसे मैं अगर ये कह दूं कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड होता है हमारे पास, पढ़ा है ना पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो हमारे पास जैसे ब्रेन के पास हमारे पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा हाइपोथैलेमस जो है वो भी हमारे पास एक टाइप का ग्लैंड है, पैंक्रियाज जो है वो भी हमारे पास एक टाइप का ग्लैंड है, टेस्टिस ओवरी जो है ये भी हमारे पास एक टाइप के ग्लैंड है। ठीक है, उसके अलावा कुछ स्पेशल सेल होते हैं जो कुछ स्पेशल एंजाइम्स या कुछ स्पेशल मतलब जो हमारे पास केमिकल सीक्रेट करते हैं, तो उनको भी हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्लैंड बोलते हैं। या हमारे पास कोई एक टिश्यू होते हैं, वो भी कुछ हमारे पास स्पेशल एंजाइम्स, हार्मोन्स या कुछ स्पेशल केमिकल सीक्रेट करते हैं, तो उनको भी हम ग्लैंड बोलेंगे। तो ग्लैंड कोई ऐसा स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता कि भाई इनको ही हम ग्लैंड बोलेंगे। अगर कोई भी सेल, कोई भी टिश्यू या कोई भी ऑर्गन हमारी बॉडी का कोई भी केमिकल सीक्रेट कर रहा है, तो वो हमारे पास किस में आता है, ग्लैंड में आता है। समझ में आया? अब दूसरे नंबर पर ग्लैंड जो होते हैं वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के ग्लैंड होता है। सबसे पहला ग्लैंड है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, कौन सा बेटा, सलाइवरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड होता है, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड को आप किस तरीके से समझोगे, कौन सा एंजाइम सीक्रेट करता है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज जो होता है वो हमारे पास किसको कन्वर्ट करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर को किसमें, सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि हमारे पास डाइजेशन कहां से शुरू हो जाता है, तो कहां से लिखोगे आप, माउथ से। ठीक है, लेकिन वो होता है पार्शियल डाइजेशन। कैसा डाइजेशन होता है, पार्शियल। पार्शियल का क्या मतलब होता है बेटा, इनकम्प्लीट डाइजेशन। कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, पार्शियल डाइजेशन आपके माउथ से शुरू हो जाता है। उसके बाद आपके पास क्या होता है बेटा, ओसियोफेगस, फूड पाइप जिसको आप बोलते हो। फूड पाइप में क्या किसी भी टाइप के कोई ग्लैंड होते हैं, नहीं होते। तो आपकी माउथ के अंदर डाइजेशन होगा, उसके बाद वो फूड आपका, जैसे आपने माउथ के अंदर कुछ डाइजेशन हो गया, उसके साथ सलाइवरी अमाइलेज जो है या सलाइवा जो है वो उसके साथ मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर गया। ठीक है, एंटर करने के बाद वो फीलिंग्स के थ्रू, और फिर उसके बाद हमारे पास फीलिंग्स जो होता है वो कॉमन एरिया होता है, उस कॉमन एरिया से फिर वो एंटर कर गया फूड पाइप में, जिसको आपने बोला ओसियोफेगस। ओसियोफेगस से वो आपके पास पहुंच गया स्टोमक में। अब स्टोमक में हमारे पास 3 टाइप के एंजाइम होते हैं। कौन कौन से बेटा, म्यूकस, HCl, रेनिन, पेप्सिन, ये हमारे पास होते हैं किसके अंदर, स्टोमक के अंदर। और स्टोमक के अंदर कौन से ग्लैंड होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन से ग्लैंड होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। कहां पे होते हैं हमारे पास, स्टोमक के अंदर होते हैं। और स्टोमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं वो 3 चीज सीक्रेट करते हैं, HCl, उसके अलावा म्यूकस और रेनिन और पेप्सिन। अब HCl का क्या रोल है, माइक्रोब्स को किल करता है। ठीक है, उसके अलावा सेकंड रोल क्या है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। म्यूकस का क्या रोल है, प्रिवेंट करता है किसको, स्टोमक की वॉल को, किससे, HCl के इफेक्ट से, ताकि स्टोमक की वॉल क्या ना हो, डैमेज ना हो। और सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि व्हाट हैपन इफ द म्यूकस इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, क्या होगा अगर म्यूकस प्रेजेंट नहीं होगा, तो आपको क्या आंसर देना है, इफ म्यूकस इज नॉट प्रेजेंट इन द स्टोमक, या गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर वहां पे म्यूकस प्रेजेंट नहीं होगा, तो हमारे पास स्टोमक की वॉल जो होगी वो HCl के इफेक्ट से क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? उसके अलावा रेनिन और पेप्सिन जो होते हैं ये हमारे पास मिल्क प्रोटीन जो होते हैं उनको एक तरीके से डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और रेनिन और पेप्सिन के लिए एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करते हैं, HCl।
ये हमारे पास है गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ग्लैंड आता है वो आता है बेटा हमारे पास कौन सा, हमारे पास नेक्स्ट ग्लैंड आता है एक तरीके से हम कह सकते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो होता है वो कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट करता है? इंसुलिन एंजाइम है, यही तो दिक्कत है तुम्हें, यही अब तक यही नहीं पता एंजाइम और हार्मोन में डिफरेंस क्या है। हाँ भाई, पैंक्रियाज कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट करता है? कौन कौन से? अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अमाइलेज किस में हेल्प करता है? स्टार्च के डाइजेशन में, और लाइपेज फैट के डाइजेशन में, और ट्रिप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में। ठीक है, आई कि नहीं आई बात समझ में? हमारे पास 3 एंजाइम होते हैं, अमाइलेज, लाइपेज और हमारे पास ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन डाइजेशन में, अमाइलेज करता है हमारे पास स्टार्च डाइजेशन में, और जो हमारे पास क्या बच गया, लाइपेज जो बच गया वो हमारे पास करता है फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। ये 3 एंजाइम है हमारे पास। उसके अलावा पैंक्रियाज जो होता है उसका ड्यूल फंक्शन है। पहला फंक्शन मैंने आपको बता दिया, दूसरा फंक्शन अब आप बताइए। पैंक्रियाज जो हमारे पास किस टाइप का ग्लैंड है? एंडोक्राइन, हेटेरोक्राइन या एक्सोक्राइन? हेटेरोक्राइन। क्यों है हेटेरोक्राइन पैंक्रियाज? क्योंकि पैंक्रियाज जो होता है वो एंजाइम्स एज वेल एज हॉर्मोन्स भी रिलीज करेगा और एंजाइम्स भी रिलीज करेगा। तो पैंक्रियाज के ड्यूल फंक्शन हो गए कि नहीं हो गए बेटा? एंजाइम्स तो कौन कौन से सीक्रेट कर रहा है? अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एंजाइम्स के बाद हॉर्मोन्स कौन कौन से सीक्रेट कर रहा है? ग्लूकागन, और सेकंड नंबर पे हमारे पास इंसुलिन। ये 2 हार्मोन सीक्रेट कर रहा है कौन? पैंक्रियाज। समझ में आया कि नहीं आया? तो पैंक्रियाज हमारे पास ड्यूल फंक्शन होते हैं किसके बेटा? पैंक्रियाज के। इसके बाद अगर हम बात करें, पैंक्रियाज के बाद अगर हम नेक्स्ट नंबर पे बात करें तो हमारे पास एक तरीके से हमारे पास लीवर होता है। ठीक है, लीवर क्या सीक्रेट करता है? बाइल जूस। क्या सीक्रेट करता है बेटा? बाइल जूस। बाइल जूस किस में हेल्प करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। मतलब अगर इस तरीके का आपको एमसीक्यू आ जाए कि ये हमारे पास एक लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और बीच के अंदर इस प्रोसेस का नाम पूछ ले और इधर आपको इस तरीके से बना के दे दे, तो आप इस प्रोसेस का आपको नाम बताना है। क्या नाम बताओगे आप इस प्रोसेस का? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट का जो इमल्सिफिकेशन होता है वो हमारे पास इस प्रोसेस का नाम है, क्योंकि ये हमारे पास क्या हो गया? लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स, और ये हमारे पास क्या हो गया बेटा? स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स जो है ये हमारे पास हो गए। ये आई कि नहीं आई बात समझ में? तो ये हमारे पास लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स हो गए, ये हमारे पास स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स हो गए। अच्छा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट जो होता है इसमें आप लिखते हो इट इज ए प्रोसेस इन विच लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स। बड़े फैट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं, उस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करते हैं। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में एक स्पेशल टाइप का जूस जो होता है वो रिक्वायर होता है। कौन सा होता है? बाइल जूस। बाइल जूस स्टोर कहां पे होता है? गोल ब्लैडर में। और सीक्रेट कहां पे होता है? लीवर से सीक्रेट होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखवाया हुआ भी है आपको, दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, कि डॉक्टर एडवाइज सम पेशेंट जिनके गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाते हैं उनको डॉक्टर एडवाइज करते हैं टू ईट द लेस ऑयली फूड। क्या कहते हैं कि डॉक्टर जो होते हैं वो उन पेशेंट को जिनके गॉल ब्लैडर रिमूव होते हैं, क्या होते हैं बेटा? गॉल ब्लैडर जिनके रिमूव होते हैं उनको लेस ऑयली फूड के लिए रिकमेंड करते हैं कि आप कम से कम जो ऑयल का जो फूड हो वो खाएं। क्यों कहते हैं वो बताइए? ऑयल में फैट होता है। हाँ, ऑयल में क्या होता है? फैट होता है। और गॉल ब्लैडर जो होता है उसके अंदर क्या होता है? बाइल जूस होता है। क्या होता है? बाइल जूस, जो क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करवाता है। अब अगर बाइल जूस जो है वो प्रेजेंट ही नहीं होगा तो उसकी बॉडी के अंदर क्या होगा? ज्यादा फैट गई तो उसकी बॉडी क्या नहीं कर पाएगी? डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी या तोड़ नहीं पाएगी फैट मॉलिक्यूल्स को, और उससे क्या हो सकती है? उसको सीरियस कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो भी डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं? जिन पर्सन का गॉल ब्लैडर जो होता है वो रिमूव होता है उनको लेस ऑयली फूड रिकमेंड करते हैं अपनी डाइट के अंदर। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें आपको पूरा रोल लिखना है बाइल जूस का, कि बाइल जूस is stored in the gallbladder which help in the emulsification of the fat. बाइल जूस जो होता है वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, जो emulsification of fat में हेल्प करता है। If due to any problem the gall bladder of any person is removed,
किसी भी प्रॉब्लम की वजह से या स्टोन वगैरह की वजह से गाल ब्लैडर आपने सुना भी होगा, कई बार गाल ब्लैडर रिमूव कर देते हैं। तो गाल ब्लैडर जिनका रिमूव हो जाता है, अगर वो ज्यादा ऑयली फूड खाते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आई कि नहीं आई बात समझ बेटा? गाल ब्लैडर अगर रिमूव कर देते हैं तो उसका क्या रोल होता है हमारे बॉडी के ऊपर, ये है। इसके अलावा देखिए बेटा एक बार ध्यान से, ये हमारे पास हो गए। उसके अलावा अगर आपको ये कहे कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के क्या फंक्शन है तो क्या बताओगे? एब्जॉर्प्शन हो और अरे लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है? वाटर एंड, बस एंड के आगे तुम भूल जाते हो, एंड फूड मिनरल्स और कुछ और जोड़ सकता है तो और जोड़ दे। फॉर्मेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड्स, फॉर्मेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड्स और लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे एंड पोर्शन है उसका नाम क्या है? एनस। ठीक है, जो हमारे पास क्या करता है बेटा, जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है या जो वेस्ट फूड रहता है उसको रिमूव आउट करने में हेल्प करता है। ठीक है, फॉर्मेशन करता है अनडाइजेस्टेड फूड की, एब्जॉर्प्शन करता है किसका? वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसके अगर फंक्शन पूछे जाएंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन के अप्रोक्स 2 फंक्शन आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कोई भी 2 फंक्शन जो आप याद कर सकते हो, जो आपको इजी लगते हो वो आप याद कर लीजिए। लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन को जरूर याद करके जाना है बेटा। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो हमारे पास सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है वो क्या होता है? विल्ली एंड माइक्रोविल्ली। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो स्मॉल इंटेस्टाइन को अच्छे से याद करके जाना है। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो भी आपके पास स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन के, उनके बारे में, या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कहां पे कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। एक जो आपके पास एलिमेंट्री कैनाल का एनसीईआरटी के अंदर पूरा डायग्राम बना हुआ है एलिमेंट्री। एनसीईआरटी तो सभी के पास होगी, एनसीईआरटी के डायग्राम ही पढ़ के जाने हैं। कोई आपके पास सप्लीमेंट्री बुक हो, कोई किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो, उसके कोई डायग्राम पढ़ के जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ डायग्राम पढ़ के जाने आपको किसके? एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी के डायग्राम की लेबलिंग से ही आपको क्वेश्चन आने वाला है। एनसीईआरटी के डायग्राम की लेबलिंग के अलावा एनसीईआरटी के ही डायग्राम आपको बनाने पूछ सकता है, तो ये ध्यान रखना एनसीईआरटी अच्छे से। और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी ध्यान से, बिल्कुल एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज कई बार आप आके देखोगे, पेपर देके आओगे और आप आके देखोगे एनसीईआरटी की बुक के एक्सरसाइज के पीछे का एक एमसीक्यू जो है वो आपके पेपर में है, और आपने पूरी साल पढ़ लिया एनसीईआरटी, लेकिन लास्ट में एक्सरसाइज तक नहीं पहुंच पाए आप, और आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्किप कर दिए, और एक क्वेश्चन आ गया 2 नंबर में और एक आ गया एमसीक्यू में, और टोटल हो गए 3-4 नंबर के क्वेश्चन एक्सरसाइज से, और आप घर आके देख रहे फिर ऐसा होता है कि भाई आप अगर ये पढ़ लेते 2-3 क्वेश्चन, ज्यादा है तो नहीं एनसीईआरटी के अंदर, लिमिटेड से क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, जैसे उसके अंदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वाला जो ब्रीथिंग वाला है वो एक क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, हाउ आर लंग्स डिजाइन, लंग्स कैसे डिजाइन होते हैं, ये सब हम रेस्पिरेशन में अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डाइजेशन से हो गया बेटा। इसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास रेस्पिरेशन। समझिए एक बार ध्यान से बेटा, रेस्पिरेशन क्या होता है, देखो एक बार ध्यान से। रेस्पिरेशन जो है ये हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर फूड का ब्रेकडाउन होता है, जिससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। रेस्पिरेशन जो होता है ये बेटा हमारे पास 2 टाइप का होता है, एक होता है एरोबिक और एक कौन सा होता है? एनारोबिक। एरोबिक और एनारोबिक में क्या डिफरेंस है बेटा? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक जो होता है भाई, इधर देख लो इसमें, भाई तो खड़ा हो जा इसमें पास, इधर बैठ जाए, इधर बैठ जा, पीछे बैठ जाए इसके पास, तेरा करो मिला कोई बात नहीं, यहाँ पढ़ने हैं बात करने हैं। तेरे गांव का ये नहीं तो लाने तो गांव के पास ही है, रोजाना मिलता होगा ना, फिर आज अगर नहीं बात करेगा तो क्या हो जाएगा? क्या बात कर रहे थे?
क्या बोल रहे? अच्छा ये भी नहीं पता तुझे बोल क्या रहा है और हंस भी रहा है। फिर बाद में कहेगा सर ये, अच्छा ये क्वेश्चन तो मेरे को आता था सर, मेरे समझ में ही नहीं आया। यहाँ पे ध्यान दे बोर्ड पे। देखो बेटा, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनाएरोबिक। एरोबिक जो होता है वो होता है हमेशा बेटा किसकी, प्रेजेंस ऑफ O2, और एनाएरोबिक जो होता है वो होता है एब्सेंस ऑफ O2। अच्छा एरोबिक और एनाएरोबिक के अंदर दूसरा डिफरेंस क्या है बेटा? एक के अंदर कंप्लीट डाइजेशन होता है, एक के अंदर पार्शियल डाइजेशन होता है। जैसे मतलब सॉरी पार्शियल ब्रेकडाउन होता है डाइजेशन का नाम। एरोबिक के अंदर पार्शियल ब्रेकडाउन नहीं, सॉरी कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, एनाएरोबिक के अंदर पार्शियल ब्रेकडाउन होता है किसका, फूड का। थर्ड नंबर पे एरोबिक जो होता है किसमें होता है हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों में। एनाएरोबिक जो होता है वो किस किस में होता है, सिर्फ बेटा साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, ये हमारे पास मेन जो डिफरेंस है वो तो ये है। ठीक है, उसके अलावा आप ये कह सकते हो कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसकी इक्वेशन जो होती है उसके अंदर हमारे पास अगर हम बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 38, और एनाएरोबिक के अंदर 2 एटीपी। ठीक है, अब देखो ध्यान से इधर, यहां से आपको एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, जैसे हमारे पास क्या होता है बेटा C6H12O6, ये हमारे पास क्या है बेटा, ग्लूकोज है। ठीक है, ये ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता है, एक प्रोसेस होता है जिसका नाम क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। क्या नाम है जिस प्रोसेस का, ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लाइकोलाइसिस ये किसमें कन्वर्ट होता है, पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है, पाइरुवेट में। ये प्रोसेस किसमें होता है बेटा, समझना बेटा बिल्कुल ध्यान से, ये प्रोसेस किसमें होता है, साइटोप्लाज्म में। अब आप एरोबिक में भी पढ़ते हो कि ये प्रोसेस किसमें हो रहा है, साइटोप्लाज्म में, और एनाएरोबिक में भी पढ़ते हो आप कि ये किसमें हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस होता है जो दोनों में होता है, एरोबिक में भी और एनाएरोबिक में भी। मतलब ग्लूकोज जो है वो पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड में तो कन्वर्ट होगा ही होगा। आई कि नहीं आई बात समझ में बेटा? ग्लूकोज जो है ये हमारे पास ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का किसके अंदर, पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड के अंदर तो कन्वर्ट होगा ही होगा ही, चाहे ये एरोबिक में हो रहा हो चाहे एनाएरोबिक में हो रहा हो।